हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश की बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में शुरुआत लास्ट 2 हफ्ते की न्यूज़ को हम कवर करेंगे। वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके के आरोप भारत पर लगे और क्या क्या अब होने वाला है वहाँ पर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना जी, जो 2024 में दोबारा चुनकर आई थी और दोबारा चुनकर आने के बाद उन पर आरोप लगे हैं अमेरिका द्वारा कि वहाँ पर धांधलेबाजी हुई थी। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन पर आरोप लगे हैं कि उन पर धांधलेबाजी हुई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेख हसीना की सरकार भारत के लिए बड़ी ही अग्रसर है और वो हमारे काम आती है। वो या कहें जिस पक्ष में भारत उनसे चाहता है कि हमें इस चीज़ में बात करनी चाहिए, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ हरदम खड़ी रहती है और भारत सरकार भी उनके साथ खड़ी रहती है। बट जो उनके अपोजिट में सरकार है, वो सरकार चाइना की तरफ झुकी हुई है और चाइना की तरफ झुकी होने के कारण वहाँ पर आज देख सकते हैं तख्ता पलट हो चुका है। इसमें कई देशों का हाथ है, उन देशों की हम बात करते हैं। तो शुरुआत से है कि भाई पूरे देश में वहाँ पर क्या हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। और जब वहाँ पर दंगे हो रहे थे तो दंगाइयों ने शेख हसीना सरकार से कहा था कि आपके पास 45 मिनट हैं, या आप देश को छोड़ें और देश के छोड़ने के साथ साथ आप इस्तीफ़ा दें। तो जब पूरे देश की जनता को बरगलाकर उनके राष्ट्रपति भवन, उनके भवन में जब एंट्री कराई गई पीएम आवास में, तो वहाँ से वो एग्ज़िट कर गई। और एग्ज़िट करने के बाद वो अपने पड़ोसी देश जो उनका मित्र है यानी कि इंडिया में वो आ चुकी हैं। और अभी भी वो कहा जाता है कि वो इंडिया के अंदर एक ऐसे सेफ़ हाउस में है जहाँ पर एटॉमिक बम का भी कोई यूज़ नहीं कर सकता। वहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा सुरक्षित एरिया में है। दिल्ली के पास ही गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, तो हिंडन एयरपोर्ट इसका नाम है। और हिंडन एयरपोर्ट को घर कहा जाता है हमारे ग्लोब C-17 मास्टर का, यानी कि ये एक बहुत ही विशालकाय आर्मी का, सेना का जहाज़ है जिसके अंदर सैनिक, टैंक आदि को ले जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है। ये हमने यूएसए से लिया है और इस तरीके के हमारे पास 10 से 15 जहाज़ हैं। मिनिमम 10 जहाज़ तो हमारे पास हैं ही। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं ये हमारी फ्रेंडली दोस्त हैं। और यहाँ पर जो अब सरकार में जो मोस्ट पावरफुल इंसान है उसका नाम है बेकर उस जमान। ये आर्मी के चीफ़ हैं और इन्होंने ही अभी पूरे बांग्लादेश को संभाल रखा है। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है और तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, हमारे नज़दीक में है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी तख्ता पलट हम देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ख़ास सरकार नहीं है। और जो हमारा पड़ोस में है म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है। आंग सान सू की को वहाँ से हटा दिया गया है और अब वहाँ पे आर्मी चीफ़ है। और हमारे पड़ोस में हम जानते हैं कि भाई सब जगह तख्ता पलट हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हाथ एक्चुअल में है किसका। तो देखिए, जब 2024 में वहाँ पर शेख हसीना जी की सरकार चुनकर आई थी तो यूएसए ने साफ साफ उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई 2024 के बांग्लादेश के चुनाव में धांधलेबाजी हुई है और बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है। तब जाकर शेख हसीना सरकार को लगा कि कुछ यूएसए का इंटरेस्ट है उनके देश में, इस वजह से उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो बाद में उन्होंने मुख्य रूप से नहीं बताया कि भाई किसने कहा है, उन्होंने हिंट दिए कि भाई यूरोप के जो देश हैं या अमेरिका के जो देश हैं वो हम पर दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं हमारे देश के अंदर कि हम उन्हें सैन्य अड्डा बनाने की जगह दें। अगर वो है ऐसा नहीं करते हैं तो उनके देश को तोड़कर म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर, बांग्लादेश के कुछ हिस्से को लेकर और इंडिया का जो हिस्सा है वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से को लेकर वो कुछ ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जहां पर नए धर्म के लोग रहें। तो इस तरीके की उन्हें धमकी मिल रही थी। और अब वहाँ पर मिलिट्री की सरकार है, मिलिट्री बेस बनाने की वहाँ पे बात हो रही थी कि यूएसए चाहता है कि चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए वो हिंद महासागर में अपना बेस बना ले, जिससे वह चाइना को काउंटर कर सके, व इंडिया की भी निगरानी रख सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन इंडिया भी एक विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अभी
कुछ टाइम पहले ही इमरान खान इतनी ही मुश्किलों से बचे हैं। इमरान खान ने साफ साफ खुलकर बोला था कि इसमें पूरा 100% हाथ यूएसए सरकार का है। तो इमरान खान ने भी यूएसए पर आरोप लगाया है और हम सभी जानते हैं यूएसए इतना शक्तिशाली देश है, अगर वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं मानता है तो वह वहाँ पर इस तरीके के कारनामे करा देता है। अफ़गानिस्तान में देखा है हमने तख्ता पलट किस तरीके से हुआ है, अब उसने उसे छोड़ दिया है। और आपका म्यांमार में भी हो चुका है। इस म्यांमार में हम नहीं कह सकते कि यूएसए का हाथ है या नहीं है, बट हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं कई जगह। तो ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम बात करते हैं आरक्षण की। सारा मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? आरक्षण से। बांग्लादेश के अंदर 1971 बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को हटाने में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना जी के फादर हैं, उन्होंने इस चिंगारी को बल दिया था कि हमें आज़ाद होना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अपना मुल्क बनाना है। तो एक तरीके से नहीं, वो मुख्य रूप से उस देश के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। करेंसी पर उनका चेहरा है, बड़ी बड़ी इमारतें उनके नाम पर हैं, यूएसए के अंदर उनकी गलियों पे उनका नाम है, और भारत में भी उन्हें बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है। तो 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े थे, बांग्लादेश में रहने वाले लोग जो पाकिस्तान आर्मी से लड़े थे, उन लोगों और उन परिवारों को 30% कोटा दिया जाता है, जो कि बहुत ही अधिक है। बट उस दौरान ये कोटा एक ठीक ठाक था, और देश को एक सही रूप में लाने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, यह एक अच्छा कदम था। तो 2018 में ही शेख हसीना सरकार ने इस कोटे को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक हम समझ सकते हैं शेख हसीना का यह कोटे में कोई योगदान नहीं है। 2024 में वहाँ की हाई कोर्ट किसके प्रेशर में आके, पता नहीं क्या होता है या क्या नहीं, 2024 में, समझ रहे हैं ना आप, यूएसए ने प्रेशर बना रखा है, और अब पता नहीं किसकी सरकार में आके, वहाँ पे किसके नियत में आके हाई कोर्ट ने वहाँ पर क्या करा, कोटे को हम वापस लाएंगे, और वहाँ पर कोटा वापस आ जाता है। और जैसे ही कोटा वापस आता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो उन सैनिक परिवारों में चला जाता है। और अगर कायदे से देखें 10% वुमेंस का और आरक्षण का और महिलाओं का, और वहाँ पे पिछड़ी जातियों का तो नहीं है, महिलाओं का, और ये जो आर्मी कोटा है, आर्मी कोटा कह सकते हैं हम, जो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, तो 44% के आसपास कोटा बच जाता है नॉर्मल जनता के लिए, बाकी सारा कोटा बट जाता है। चलिए हम देखते हैं शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान निभाया था। अब समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है। आपने कई वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरें हैं उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी इमारतें या उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। एक फेमस फ़ोटो भी है। अब बात करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया के ऊपर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा। तो हम जैसा जानते हैं बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और कई लाख लोग इंडिया से बांग्लादेश व्यापार व रहने जाते हैं, और कई सारे इंडियंस बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, उनकी घर हैं, ज़मीनें हैं, पुरखें हैं उनकी, और अब उन इंडियंस को वहाँ पर सताया जा रहा है वहाँ पर रहने वाले बांग्लादेशी लोगों द्वारा। वो लोग इंडियंस का मार रहे हैं, कत्लेआम मच रहा है और रेप्स हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, वह इंडियंस को भगाया जा रहा है। बट कुछ ही 2 से 3 दिनों के बाद वहाँ पे लोगों के अंदर बल आता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, प्लस बांग्लादेशी जो आम जनता है जो जानती है ये सब चीज़ें गलत हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और सपोर्ट में आके हिंदुस्तानियों की हेल्प करते हैं। अब तीसरी बात पे हम करते हैं, बांग्लादेश इंडिया के अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही हैं, किसी को उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर रह रही हैं। हिंडन एयरबेस पे वह उतरी थी, बट हिंडन एयरबेस के बाद उन्हें कहीं पे भी किसी ने नहीं देखा। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर वह हिंडन एयरबेस पे भी हैं तो वो भी बहुत सुरक्षित है। वहाँ पे इतना सुरक्षित है कि वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के कुछ लोगों को ही जाने दिया जाता है, नॉर्मल पब्लिक
पब्लिक तो छोड़िए, नॉर्मल जो वहाँ पे कर्मचारी है उनको भी उस एरिया में नहीं आने दिया जाता है। तो शेख हसीना अभी भारत के अंदर हैं और हमने और बांग्लादेश ने एक्सट्रेशन ट्रीटी को साइन कर रखा है, प्रत्यारोपण ट्रीटी को, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर एक मुजरिम इंडिया से क्राइम कर कर बांग्लादेश के अंदर जाकर छिप जाता है तो बांग्लादेश की जो पुलिस है, सरकार है वहाँ की, वह उसे पकड़ लेती है तो वह भारत को सौंप देती है। और यही बांग्लादेश के साथ होता है। अगर बांग्लादेश का कोई कैदी भारत में आ जाता है तो भारत सरकार उसे पकड़कर बांग्लादेश को दे देती है। इसमें एक शर्त यह है कि बस जो क्राइम उसने बांग्लादेश के अंदर करा है वह क्राइम इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, और जो इंडिया का क्रिमिनल है उसने जो क्राइम करा है वो बांग्लादेश के अंदर होना चाहिए। यानी कि जो क्राइम है, क्राइम इस तरीके का होना चाहिए जो दोनों देशों में मान्य हो, यानी कि दोनों देशों में वो क्राइम में इंक्लूड हो। दोनों देशों में क्राइम में इंक्लूड नहीं, बस दोनों देशों में माना जाना चाहिए कि भाई हाँ ये भी क्राइम है, इसने वहाँ करा है, हमें से वहाँ पे भेजना चाहिए। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको हम इस एक्सटेंशन ट्रीटी से बाहर रखेंगे। एक्सट्रेडिशन प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा। तो इसमें जो पॉलिटिकल नेचर का जो अपराध है इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा गया है। बट अब हमें यह समझना होगा कि क्या भारत सरकार इसे पॉलिटिकल नेचर का क्राइम समझेगी या नहीं समझेगी। अब इन पर क्राइम क्या है, जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, एक मंत्री हैं उनका नाम है तौहीद हुसैन, तो उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन पर कई तरीके के मामले हैं, इन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश करी है, दंगे भड़कने के बाद जिन लोगों की डेथ हुई है उनमें इनका हाथ है, इन्होंने शूटिंग के ऑर्डर दिए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर इन पर क्या है, मर्डर तक के आरोप हैं कि भाई इन्होंने बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम मचाया है। तो इस चीज़ को लेकर क्या भारत सरकार अब इन्हें बांग्लादेश को सौंपेगी या नहीं सौंपेगी। अगर बांग्लादेश को ये शेख हसीना जी को सौंप दिया जाता है तो इसमें शेख हसीना जी की जान को ख़तरा है। प्लस अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं। बट अच्छे संबंध अगर बन भी जाते हैं तब भी हमें देखना होगा कि इस सरकार का जो पल्ला है वो किस तरफ झुका हुआ है, चाइना की तरफ या ये इंडिया की तरफ आएगी। और चाइना इंडिया को छोड़कर भी एक ट्रायंगल का एक पॉइंट है जिसका नाम है यूएसए। यूएसए ने अगर इन्हें आने में हेल्प करी है तो निश्चिंत ही बात है ये यूएसए को हेल्प करेगी। और यूएसए को हेल्प करना है कि यूएसए हमारी गर्दन के बिल्कुल नीचे आके बैठ जाएगा। तो हमें इस तरीके के नहीं करने देना चाहिए, हमें यहाँ पे रुक कर टाइम लेना चाहिए कि वहाँ पे सख्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो आइए अब हम और एक बात करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया है, मात्र 3 से 4 दिन पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश झमझमा कर हुई है। और बारिश के होने से पूरे इंडिया में नदियों का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। और ख़तरे के निशान तक पहुंच चुका है जैसा कि हम जानते हैं, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि बांग्लादेश में रहने वाले कुछ लोग इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया ने त्रिपुरा के अंदर डमरू बांध से अपना गेट खोल दिए हैं, बांध के गेट खोल दिए हैं, जिससे सारा पानी बांग्लादेश के अंदर आ गया है। और कम से कम नहीं तो 36 लाख लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं और 12 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पे चली गई, जो कि एक दुखद दुर्घटना है। तो जो त्रिपुरा के अंदर जो बांध है वो बांध है बहुत पुराना, और पुराना होने से मतलब ये नहीं कि वो सही से काम नहीं करता है। वो बांध बिल्कुल निश्चित ढंग तरीके से काम करता है। 40 मेगावाट बिजली हम बांग्लादेश को देते हैं इसी से बनाकर, और इसी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने यहाँ से बांध खोल दिया है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बांध का गेट है वो 94 मीटर का है। 94 मीटर के होने के बाद अगर बांध पूरा पानी यहाँ तक आ गया तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। वो इस तरीके के मैकेनिज़्म से बना है जिससे बांध मजबूत बना रहे, बांध में ज़्यादा पानी आने से बांध टूट ना जाए। और टूटने से तो अभी तो सिर्फ ये 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 36 करोड़ लोग भी हो सकते हैं ये, अगर बांध टूट जाता है। तो यही लोग हैं वहाँ पे
जो लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, चीज़ों को नहीं कवर करते हैं, तो वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। भारत सरकार ने भी अपनी एक नीति दिखाई है, अपनी रिपोर्ट पेश करी है, जिसके अंदर उन्होंने एग्जैक्ट बताया है कि भाई किस तरीके से बांध को चलाया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हर बार होता है। बट अब जो वहाँ पे स्टेबिलिटी हो नहीं है, इस वजह से अब ये आरोप भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी अपनी सफाई दी है कि ओवरफ्लो है। 18 अगस्त को भारत ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि नदी का जो वाटर लेवल है वो ख़तरे से ऊपर जा रहा है। इसमें एक बात यह है कि भारत सरकार ने थोड़ी देरी से उन्हें जानकारी दी थी, क्योंकि जो वहाँ पर बांध जहाँ पर है वहाँ पर पानी बढ़ने से बिजली कट कर दी गई थी, और बिजली कट होने से इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेट पहुंची है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना बढ़ गई है। भारत की यहाँ एक हल्की सी चूक देखी जा सकती है। बस इस चूक को भी नज़रअंदाज करें तो बांग्लादेश सरकार को भी पता है कि इस सीज़न में पानी का ओवरफ्लो होता है, तो उन्हें बांग्लादेशी लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि आप अपने घर को विस्थापित कर लें, कहीं और रहने लगें। और अभी एक और न्यूज़ है बांग्लादेश से ही रिलेटेड। अभी पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा बांग्लादेश का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बांग्लादेश के अंदर अडानी पावर बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करती है, और बिजली सप्लाई करने के साथ साथ वह वहाँ पर रोज़गार भी देती है कुछ लोगों को। और झारखंड में हम जानते हैं, झारखंड में अडानी का एक प्लांट है, बिजली प्लांट, जो 100% अपनी सारी बिजली किसको देता है? इंडिया को नहीं, बांग्लादेश को पहुँचाता है। और झारखंड के अंदर ये पावर प्लांट सारी बिजली पहुँचाने के बाद भी इस ग्रिड से जितनी भी बिजली निकलती है वो सारी बांग्लादेश को दी जाती है। और अब 800 मिलियन डॉलर बांग्लादेश को पे करने हैं भारत की कंपनी अडानी कंपनी को, अडानी पावर्स को। बट अब इस दुविधा के अंदर ये जो पेमेंट है ये अटक गई है। अडानी पावर्स को चिंता नहीं होती अगर ये पेमेंट इंडिया को देनी होती, चाइना को देनी होती, यूएसए को देनी होती, या यूरोप या किसी और देश को देनी होती। 6,600 करोड़ रुपए में है ये, और डॉलर में बात करूं तो 800 मिलियन डॉलर। तो इतनी बड़ी अमाउंट बांग्लादेश को रीपे करनी है इंडिया के कंपनी अडानी पावर्स को। अब वहाँ पे कुछ नेता फिर दोबारा से सोशल मीडिया वहाँ पर इतना एक्टिव हो रहा है, गलत न्यूज़ को इतनी जल्दी फैला रहा है कि वहाँ पे अडानी को मोदी सरकार ने प्रेशराइज़ करा है कि अपने पैसे मांगें और हमें और तकलीफ़ में पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? क्या अडानी पावर्स वहाँ पर अपनी बिजली देगी अब आगे या नहीं देगी? तो अडानी पावर्स से जब पूछा गया कि क्या आप अपनी बिजली बांग्लादेश को देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपके पैसे अटक चुके हैं, तो अडानी पावर्स का कहना है कि हम अब बिजली में कट ऑफ नहीं करेंगे, हम बिजली कंटिन्यू देते रहेंगे। बट हम बांग्लादेश सरकार में जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, हम उससे वार्तालाप में लगे रहेंगे, बातचीत में लगे रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे कि आप हमारी पेमेंट को कुछ अमाउंट में देते रहें, जिससे बांग्लादेश का इंडिया की कंपनी पर भरोसा बना रहे। तो यही था आज की पूरी न्यूज़। बांग्लादेश से लेकर सारी न्यूज़ है, बट वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा गया कि जो कोलकाता के अंदर जो रेप केस हुआ है, बांग्लादेश के अंदर इसके लिए कोई रैली निकले या इसके लिए किसी ने कुछ प्रचार कराए। जबकि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रे करा है और प्रोटेस्ट को दिखाया है, अपना दुख प्रकट करा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में वो इंडिया के अंदर रेप हुआ है, कोलकाता के अंदर। तो #जस्टिस फॉर मोमिता, #जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर। बाय।